डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए यह क्लास एकदम रामबाण है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को चाहिए रिवीजन, वो भी फुल प्रूफ वाला, फुल स्पीड वाला, विदाउट डिस्टर्बेंस। तो यह क्लास आपके लिए मस्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज का, समावेशी शिक्षण का। समावेशी शिक्षण सेक्शन से हम 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप ये 2 पार्ट्स में एमसीक्यूज देखोगे। पहले पार्ट में हम 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, अगले में फिर से डिस्कस करेंगे। यह एमसीक्यूज आपके 15 मार्क्स जो एमसीक्यूज वाले हैं वो डेफिनेटली इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए, क्लास को देखते रहिए अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन सी मृदुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब कई सीरीज में या टीचर्स इसको दोनों करवा देते हैं, लेकिन दोनों करेक्ट आंसर नहीं है। ब्लैक बोर्ड सामान्यतः कठोर ही होता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कठोर। प्रश्न नंबर 2 समझते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? ऑप्शन ए अविकसित, मंद, गतिविहीन या तीव्र गति वाली। तो प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां होती हैं तीव्र, यानी कि तेज गति वाली होती हैं, यानी बहुत स्पीड में चलने वाली होती हैं। प्रश्न नंबर 3 को समझते हैं, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए आत्मज्ञान, सामंजस्य, आत्मस्वीकृति, ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, क्योंकि आत्मज्ञान भी है, सामंजस्य भी है, आत्मस्वीकृति भी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न अगला समझते हैं हम। अगला प्रश्न 4 नंबर समझते हैं, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है विशिष्ट शिक्षा में, मुख्य धारा में, समन्वित शिक्षा में, उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, विशिष्ट शिक्षा में, मुख्य धारा में, समन्वित शिक्षा में। प्रश्न नंबर 5 समझते हैं, ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभार हुए बिंदु होते हैं? यानी कि कितने बिंदु उभरे हुए होते हैं ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में? तो इसमें उभरे हुए बिंदु होते हैं कितने? 6। ये तो एकदम बहुत सरल प्रश्न है और इसका सबसे ज़्यादा आने का चांस है आपके एग्जाम में। तो प्रश्न नंबर अगला डिस्कस करते हैं 6। समझिए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार होता है। ऑप्शन ए डेसिबल अंक, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेसिबल अंक। श्रवण बाधित के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आधार होता है वो डेसिबल अंक होता है। क्या होता है? डेसिबल अंक। अल्फ्रेड बिने ने, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था, कब किया था? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1879, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी है 1911। तो अल्फ्रेड बिने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण किया था 1905 में, और 1901 में तो क्या स्टार्ट हुआ था? नोबेल अवार्ड स्टार्ट हुआ था। तो ये भी प्रश्न याद रखना है, ये सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये छोटे छोटे प्रश्न आपको याद रखने हैं। समझिए प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? यानी कि निम्न में से प्रैक्टिकल पद के रिकॉर्ड नहीं है। कहानी, गणना, निष्कर्ष। कहानी, गणना, निष्कर्ष क्या नहीं है? समझिए, उद्देश्य, निष्कर्ष, गणना, कहानी। तो कहानी नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कहानी हो जाएगा। अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न नंबर 9 से समझते हैं फिर से हम। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी सिगमंड फ्राइड ने, ऑप्शन बी बुंट ने, थॉर्नडाइक ने और पावलोव ने। तो किसने की थी? विलियम बुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बुंट। सही दृष्टि कहलाती है, प्रश्न नंबर 10 क्या है? सही दृष्टि कहलाती है। क्या कहलाती है सही दृष्टि? 6/6। क्या है? 6/6 सही दृष्टि कहलाती है। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? समझिए, प्रश्न नंबर 11 है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य। ऑप्शन डी है ही नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी, क्योंकि निर्देशन भी है, प्रशिक्षण भी है, शोध कार्य भी है।
तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी। अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? हकलाने के कारण है, हकलाने के कारण है ऑप्शन, अच्छा डी पहले ही दे रखा है। उपयुक्त तो सभी, वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अच्छा ये वाला ऑप्शन है ही नहीं, बेसिकली ये तो फालतू है। समझिए, वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों ही हो जाएंगे हकलाने के कारण। वातावरण भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको घटिया वातावरण मिलेगा, खराब वातावरण मिलेगा, तो हकलाने का कहीं ना कहीं कारण बन सकता है। वंशानुक्रम भी हो सकता है हकलाने का रीजन, तो दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 समझते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। किसके लिए नहीं होती? श्रवण बाधित लोगों, श्रवण बाधित बालकों के लिए नहीं होती, प्रतिभाशाली बालकों के लिए नहीं होती, दृष्टिबाधित बालकों के लिए नहीं होती, अस्थिबाधित बालकों के लिए नहीं होती। तो किसके लिए नहीं होती भाई? प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न अगला समझते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही आसान प्रश्न है। समझिए, नंबर अगला कहता है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम। अच्छा तीनों ही चलाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, तीनों ही कार्यक्रम चलाए जाते हैं विशिष्ट बालकों के लिए। यानी कि या तो बालक बहुत कमज़ोर है विशिष्ट बालक, या फिर बहुत ज़्यादा होशियार है। विशिष्ट बालकों में दो ही बालक को रखा जाता है, या तो विशिष्ट में कमज़ोर को रखा जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा यूनिक बच्चा है उसको रखा जाएगा। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? अच्छा अधिनियम कब पारित हुआ, ये प्रश्न आपको बताना है। अधिनियम कब पारित हुआ? वो हुआ था 1992, लेकिन लागू कब हुआ? 1993, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला समझते हैं। विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते? अच्छा देखिए, विशिष्ट बुद्धि लब्धि वाले बालक हमने आपको बताया, या तो बहुत ज़्यादा होशियार होंगे या बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। तो देखिए 70 से नीचे वाले बालक या 80 से नीचे वाले बालक आते हैं मंदबुद्धि वाले, और 110 से ऊपर वाले बालक आते हैं एकदम होशियार प्रतिभाशाली बालक। तो बीच वाले बालक हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? सामान्य बालक हो जाएंगे, और यही बालक विशिष्ट बालकों में नहीं कंसीडर किए जाएंगे। तो ऑप्शन सी एकदम सही होगा। 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालक, यानी कि 90 से 110 की बुद्धि लब्धि वाले बालक विशिष्ट बालक नहीं होते। प्रश्न नंबर 17 डिस्कस करते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है सामान्य बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक, दिव्यांग बालक, इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताया, यहाँ पर IQ लेवल दे रखा था, यहाँ पर ऑप्शन बदल दिए थोड़ा सा। तो सामान्य बालक नहीं विशिष्ट बालकों में आते, यानी कि सामान्य बालक किस में नहीं आते? विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में नहीं आते। समझिए, प्रश्न नंबर 18 कहता है, ब्रेल लिपि का विकास किया। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया? ऑप्शन ए किर्क ने किया, इताई ने किया, लुईस ने किया। तो ब्रेल लिपि का जो विकास किया था वो लुईस ब्रेल ने किया। किसने? लुईस ब्रेल, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा लुईस ब्रेल स्वयं अंधे थे, और इन्होंने जो पट्टिका दिखाई थी वो बनाई थी, जिस पर 6 उभार थे। कितने? 6 उभरे हुए बिंदु थे। प्रश्न नंबर 19 डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझिए, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है क्या क्या है? समझिए, कंप्यूटर, द्रव्य श्रव्य सामग्री, भाषा प्रयोगशाला, तीनों ही हैं। तो अपने आप में ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। समझिए, भारतीय पुनर्वास अधिनियम, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। अभी हमने बताया भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? वो 1992 को पारित हुआ। स्थापना कब हुई? 1 वर्ष बाद हुई। इट मीन्स 1993, यानी स्थापना कब हुई? 1993 में स्थापना हुई। किसकी? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है, यानी कि ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है। ऑप्शन ए दृष्टि दोष बालकों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए, तो पहला ही ऑप्शन दिया है ना। यानी कि ब्रेल लिपि के जो उपकरण किसके प्रयोग में आते हैं? तो दृष्टि दोष बालकों के लिए आते हैं। जिनकी दृष्टि खराब है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 22 समझते हैं। अस्थिबाधित हेतु
का प्रावधान है, यानी कि जो अस्थिबाधित लोग हैं उनके लिए प्रावधान है। ऑप्शन ए 2%, 3%, 4%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4%। करेक्ट आंसर क्या है? 4% एकदम सटीक आंसर है। प्रश्न नंबर 23 समझते हैं। समझिए प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 23 अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाधितों के लिए स्थित है। दृष्टिबाधितों के लिए यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है कहाँ पर है? नागपुर में, दिल्ली में, देहरादून में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 समझिए विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए विकलांगता, अक्षमता, रोगग्रस्तता, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, यानी कि रोगग्रस्तता भी आती है, अक्षमता भी आती है, विकलांगता भी आती है। प्रश्न नंबर 25 डिस्कस करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोवैज्ञानिक उत्तर प्रदेश में है, किस स्थान पर है? तो ये आपको बताना है कहाँ पर है, आप बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए लखनऊ में, वाराणसी में, बरेली में, इलाहाबाद में। कहाँ पर है? तो ये इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? परामर्श एवं निर्देशन संस्था का मनोवैज्ञानिक शाला कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। प्रश्न नंबर 26 समझते हैं हम, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। ऑप्शन ए क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है। ऑप्शन ए अब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए अब दोनों, यानी कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इस यही तो बताया जाता है निर्देशन और परामर्श में। प्रश्न नंबर 27 समझते हैं। सही दृष्टि कहलाती है। सही दृष्टि कहलाती है। सही दृष्टि क्या है? अभी ये प्रश्न हमने डिस्कस किया था, लगभग 4th या 3rd क्वेश्चन यही था। तो 6/6 कहलाती है सही दृष्टि। प्रश्न नंबर 28 डिस्कस करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम। ऑप्शन सी व्यक्तिगत ध्यान, उपर्युक्त सभी। तो कहीं ना कहीं सब कुछ आवश्यक है, यानी कि तीव्र अध्ययन भी आवश्यक है और संयुक्त कार्यक्रम भी आवश्यक है, व्यक्तिगत ध्यान भी आवश्यक है। तो ऑप्शन डी अपने आप में क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर अगला डिस्कस करते हैं। 29 नंबर प्रश्न डिस्कस करते हैं अब हम। समझिए 29 नंबर का प्रश्न। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देती है कितना? 90%, 50%, 40%, 60%। तो कितना देती है? 90% देती है। कितना? 90%। प्रश्न नंबर 30 समझते हैं। समस्यात्मक बालक हैं। समस्यात्मक बालक हैं। ऑप्शन ए झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला, उपर्युक्त सभी। तो यही आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों, यानी कि यही तो समस्यात्मक बालक है, जो क्लास में उद्दंडता मचाता रहता है, टीचर्स की बात नहीं मानता, दूसरे स्टूडेंट को परेशान करता है, कभी पेन चुरा लिया, कभी किसका खाना खा लिया, कभी पैसे चुरा लिए, टीचर को परेशान करता रहता है, झूठ बोलता रहता है। यही तो क्या है? समस्यात्मक बालक है भाई। प्रश्न नंबर 31 समझते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा? ऑप्शन ए सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे। ऑप्शन सी HIV पॉजिटिव बच्चे, कार्यशील बच्चे, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि सभी बच्चों को लाना होगा। समावेशी शिक्षा का टारगेट ही होता है सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना, बस। प्रश्न नंबर अगला हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और नई दिल्ली। कहाँ पर है ये आपको बताना, जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा में है पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान। प्रश्न नंबर 33 समझते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई, कब स्थापना की गई? 1993 में। अधिनियम कब आया? 1992 में आया। प्रश्न नंबर 34 समझते हैं। अस्थिबाधित के कारण है जन्मजात बीमारी, दुर्घटना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ये गौरक्त सही नहीं, उपयुक्त सभी। तो तीनों ही हैं, तीनों के कारण अस्थिबाधित समस्या हो सकती है। प्रश्न नंबर 35 समझते हैं। और अब ज़्यादा प्रश्न बचे नहीं हैं, तो अगर आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, आगे भी क्लासेस जल्दी जल्दी प्रोवाइड होती रहेंगी, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दो थोड़ा सा। इतना ही बस काम है आप लोगों का। समझिए दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं स्पर्श द्वारा, श्रवण द्वारा, ए और बी।
दोनों, तो दोनों एकदम सही हो जाएगा। यानी कि दृष्टिहीन बालक स्पर्श द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रवण द्वारा, और दोनों यानी कि ए बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। वंचित होना बाल्य जीवन के उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है। यह परिभाषा दी किसने दी? यह परिभाषा किसने दी? गार्डन ने दी। किसने दी? गार्डन ने यह परिभाषा दी। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है? दृष्टिबाधित का मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 समझते हैं। साइकोगैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का उपयोग करते हैं। किसके लिए उपयोग करते हैं ये? श्रवण बाधित पर, अस्थिबाधित पर, दृष्टिबाधित पर, उपरोक्त सभी, यानी कि किसके लिए इसका प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो ये करते हैं श्रवण बाधित के लिए। किसके लिए? श्रवण बाधित के लिए, ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझिए आगे का प्रश्न समझिए। प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है? समझिए। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि होती है 120 से अधिक, 135 से अधिक, 140 से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 से अधिक, क्योंकि 90 से 110 के बीच में किसकी होती है? सामान्य बालकों की। 80 से नीचे किसकी होती है? मंदबुद्धि बालकों की। 140 से अधिक किसकी होती है? प्रतिभाशाली बालकों की। अच्छा, बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 40 समझिए। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण किया, कब किया? 1905 में किया। कब किया? 1905 में अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण किया। अल्फा आर्मी, यानी आर्मी अल्फा भी किससे संबंधित है? बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। आर्मी अल्फा किससे संबंधित है? बुद्धि परीक्षण से। आर्मी बीटा भी किससे संबंधित है? बुद्धि परीक्षण से। प्रश्न नंबर 41 समझते हैं। किसी बालक के अपराधी बनने के कारण है वातावरणीय कारक, वंशानुक्रम, ए और बी दोनों, तो दोनों ही ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे, यानी कि ए और बी, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 से समझते हैं हम। समावेशी बालक समूह बनाते हैं, समांगी समूह, विषमांगी समूह, असमांगी समूह। तो विषमांगी समूह बनाते हैं, ऑप्शन एकदम सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषमांगी समूह बनाते हैं कौन? समावेशी बालक। प्रश्न नंबर 43 समझिए। लुईस ब्रेल का जन्म हुआ, लुईस ब्रेल का जन्म हुआ, ये कब हुआ ये आपको बताना है। तो समझिए, लुईस ब्रेल का जन्म कब हुआ था ये आपको जल्दी से बताना है। बताइए कब हुआ था? अच्छा, ऑप्शन डी पहले ही दे रखा है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए 1809, ऑप्शन बी 1806, ऑप्शन सी 1820। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कब हुआ था जन्म, इतना तो आपको पढ़ा चुके हैं भाई। प्रश्न नंबर 44 समझते हैं। ब्रेल लिपि पर कितने बिंदु होते हैं? 6 होते हैं, खत्म। प्रश्न नंबर 45 समझिए, जो कि अपने आप में बहुत आसान प्रश्न है। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है, कहाँ पर है ये आपको जल्दी से बताना है। कहाँ पर है बताइए जल्दी। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून में दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है। अब समझिए, यानी कि 2022 में जो भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किए थे 2021 वाले इस तरीके से। 2020 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हैं। बेसिकली 2020 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, ये तो बना दिया है वैसे ही। संयुक्त राष्ट्र ने निःशुल्क जन अधिकार की घोषणा कब की? ऑप्शन ए 14 दिसंबर 1974, 11 दिसंबर 1975, 12 दिसंबर 1975 और 9 दिसंबर 1975। बताइए कब की थी? 9 दिसंबर 1975 को स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 47 समझिए, और इस क्लास के ये अंतिम 3 प्रश्न 4 बचे हुए हैं। दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है, कौन सी है? ब्रेल लिपि, हिंदी लिपि, अंग्रेजी लिपि, संस्कृत। अरे ये तो तीनों दृष्टि यानी जिसे दिखता है वो लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ब्रेल लिपि है वो दृष्टिबाधितों के लिए, इसके लिए दृष्टिबाधितों के लिए। प्रश्न नंबर 48 समझिए। विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन किस वर्ष हुआ? विशेष आवश्यकता शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ ये आपको बताना है। तो बताइए। ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1993। तो कब हुआ था? 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में। अखलाने के कारण है। प्रश्न नंबर 49 कहता है अखलाने के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, तो दोनों ही हो जाएंगे, तो उपयुक्त दोनों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब समझिए प्रश्न नंबर 50, और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, यानी कि हमने 50 प्रश्न लगभग 20 से 25 मिनट में खत्म कर दिए। 50 MCQs। भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया? यानी कि
भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1987, 1989, 1988। कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1987 में। कब लागू किया गया था? 1987 में। तो 1987 में ये अधिनियम लागू किया गया था। तो कैसी लगी आपको क्लास? आपका रिवीजन हुआ कि नहीं इन प्रश्नों से? कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको हेल्पफुल लगता है ये क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके 4th सेमेस्टर के लिए भी प्रिपरेशन इसी चैनल से हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।